क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो ईरान और इजराइल एक दूसरे के एग्जिस्टेंशियल एनिमीज है, वो कभी मिडल ईस्ट के पक्के दोस्त हुआ करते थे। एक वक्त था जब तेहरान की स्ट्रीट्स पर मिनी स्कर्ट और जैज म्यूजिक आम था और इजराइल उनका सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर हुआ करता था। आज हम बात करेंगे उस गोल्डन एरा की जो एक दोस्ती से शुरू हुई, पर 1979 के रेवोल्यूशन ने सब कुछ राख कर दिया। क्यों ईरान आज अपने उन पड़ोसियों पर अटैक कर रहा है जो इस जंग में हिस्सा भी नहीं है, और नेटो इस महायुद्ध में खामोश क्यों है? लेट्स डिकोड द मोस्ट डेंजरस ट्रायंगल इन द हिस्ट्री। 1950 से 1970 तक ईरान अंडर शाह मोहम्मद रजा पहलवी मिडिल ईस्ट का सबसे मॉडर्न देश था। वहाँ की वाइट रेवोल्यूशंस ने वुमेन राइट्स और एजुकेशन को नए मुकाम पर पहुंचाया। उस वक्त ईरान ने इजराइल को डिफैक्टो रिकॉग्नाइज किया था। इजराइल को ऑयल की ज़रूरत थी और ईरान ने उसे 40% ऑयल सप्लाई किया। बदले में इजराइल ने ईरान की खुफिया एजेंसी सावक को ट्रेन किया और एग्रीकल्चर में मदद की। यहाँ तक कि अमेरिका ने ही ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गिफ्ट की थी, एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये टेक्नोलॉजी एक दिन इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। लेकिन 1979 में सब कुछ बदल गया। इस्लामिक रेवोल्यूशन ने शाह को देश से निकाल दिया और अयतुल्ला खमीनी पावर में आए। उन्होंने आते ही ईरान इजराइल फ्रेंडशिप को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अमेरिका बन गया द ग्रेट शैतान और इजराइल द लिटिल शैतान। तेहरान में इजरायली एम्बेसी को बंद करके फलस्तीन को सौंप दिया गया। 444 दिन तक चले होस्टेज क्राइसिस ने यूएस के साथ रिश्ते खत्म कर दिए। ईरान ने तब नारा दिया था, मर्ग बर इजराइल, यानी डेट टू इजराइल। एक लिबरल अलाई से ईरान एक रेडिकल एनिमी में कन्वर्ट हो गया। ईरान ने डायरेक्ट जंग की जगह एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया। हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज के जरिए इजराइल को घेरना शुरू किया। पर एक सवाल सबके मन में है, इजराइल अपने पड़ोसियों जैसे कतर, सऊदी, यूएई पर अटैक क्यों कर रहा है? इसका रीजन स्ट्रैटेजिक है। ईरान दुनिया को दिखाना चाहता है कि उनकी मिसाइल्स कहीं भी पहुंच सकते हैं। वो अपने पड़ोसियों को डरा कर रखना चाहता है ताकि वो यूएस और इजराइल को अपनी ज़मीन यूज़ ना करने दे। ईरान को डर है कि अगर पड़ोसी देश न्यूट्रल रहे तो इजराइल वहाँ से ईरान पर अटैक कर सकता है। इसलिए वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करके पूरे रीजन में दहशत फैला रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ईरान की मिसाइल्स की रेंज, जो डायरेक्ट यूएस तक नहीं पहुँच सकती। अब बात करते हैं नेटो की। जब इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं तो नेटो इंटरवीन क्यों नहीं कर रहा? जबकि आर्टिकल 5 ये कहता है कि किसी एक कंट्री पे हमला यानी सारे कंट्रीज पे हमला। नेटो के अटैक ना करने का दो सबसे बड़ा रीज़न है। पहला रीज़न, इजराइल नेटो का डायरेक्ट मेंबर नहीं है, वो सिर्फ एक मेजर नॉन नेटो अलाई है, इसलिए नेटो का कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है लड़ने का। दूसरा, नेटो अभी यूक्रेन और रशिया की जंग में फंसा हुआ है। अगर नेटो मिडिल ईस्ट में घुसा तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का डायरेक्ट इन्विटेशन होगा, क्योंकि ईरान के पीछे रशिया और चाइना का सपोर्ट है। नेटो सिर्फ कंटेनमेंट चाहता है, एस्केलेशन नहीं। So how much enriched uranium do you need for a bomb? And how close is Iran to getting it? Well, let me show you. Brought a diagram for you. Here's the diagram. This is a bomb. This is a fuse. In the case of Iran's nuclear plans to build a bomb, this bomb has to be filled with enough enriched uranium. And Iran has to go through 3 stages. Where's Iran? Iran's completed the first stage. Now they're well into the second stage. And by next spring, at most by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. If these are the facts, and they are, where should a red line be drawn? A red line should be drawn right here.
2025 आते आते सब्र का बांध टूट गया। ईरान ने 60% यूरेनियम इनरिच कर लिया था, जो सिर्फ न्यूक्लियर बम बनाने के लिए चाहिए होता है। इजराइल के लिए यह सिर्फ एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। जब डिप्लोमेसी फेल हुई तो 2026 में प्रेसिडेंट ट्रंप और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। ईरान के न्यूक्लियर बंकर्स पर मैसिव बंकर बस्टर स्ट्राइक्स किए गए। ये जंग अब सिर्फ बॉर्डर्स की नहीं बल्कि सर्वाइवल की बन चुकी है। एक ऐसी दोस्ती जो 50 साल पहले खत्म हुई, उसका अंजाम आज पूरी दुनिया भुगत रहा है। दोस्ती से दुश्मनी और दुश्मनी से अब एक तबाहकुन युद्ध। क्या ईरान का लिबरल चेहरा कभी वापस आएगा या ये रीजन हमेशा के लिए राख हो जाएगा? ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन टूट रही है। इस जंग का असर आपकी और मेरी पॉकेट पर भी पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या नेटो को इस जंग में कूदना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर डीप डाइव्स। See you in the next video and thank you for watching The Global Lens. Keep asking the questions because answers have the power.